नहीं ना, सही है, सही है। अब एक कल पढ़ाया था अपन ने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। आज अपन देखते हैं लेंस मेकर सूत्र पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं, बस तो आपको देखते हैं। देखो भाई, कल जो पढ़ाया था ना उससे अपन आगे चलते हैं। ठीक है, कल पढ़ाया था गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। तो लेंस जो होता है वो दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। ये पहला पृष्ठ हो गया और ये दूसरा पृष्ठ हो गया। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, केवल एक पृष्ठ का देखते हैं। ठीक है ना, तो ये कल वाला डायग्राम बनेगा। इसमें देखो पहले पृष्ठ का कैसे देखते हैं, यहाँ पर आ जाए अपने पास। कल पढ़ा था ये वस्तु हो गई। ठीक है, यहां से एक प्रकाश की किरण यहाँ चलती है, ये कल मैंने बताया भी था। ये वक्रता केंद्र हो गया C1। अब ये अपने पास प्रकाश केंद्र हो गया ओडेस। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इस जगह बन जाएगा। तो I1 कल से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। भाई मैं चेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल केवल एक ही पृष्ठ था, आज दो पृष्ठ हैं। तो या पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब क्या मान लिया जाएगा, I1 मान लिया जाएगा। ये विरल माध्यम है तो N1 हो गया, ये कांच है तो सघन माध्यम क्या हो गया, N2 हो गया। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कल वाला ही डायग्राम है। अब ये पहले पृष्ठ के लिए वस्तु है तो U1 बराबर U ले लें इसको, ये U1 हो गया। दूसरे पृष्ठ, ये पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब ये बन गया, ये V1 हो गया। यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये R1 हो गया। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम में। अब अपन चलते हैं, दूसरा पृष्ठ यहां होगा। ठीक है ना, तो अब अपन इसको यूं समझें कि पहले पृष्ठ के कारण बनने वाला प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करता है। तो दूसरा डायग्राम जो है मैं इस तरह से बना रहा हूं। देखो पहले पृष्ठ के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करने लगेगा, वस्तु का कार्य। तो इसको यूं समझ सकते हैं, ये देखो ये पहला पृष्ठ हो गया, यहाँ कहीं वस्तु रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब ये मार्कर बन गया अपने पास, ये प्रतिबिंब हो गया। ये प्रतिबिंब जो बनता है ये इन दोनों पृष्ठों के बीच में बनता है। तो यह प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए किसका कार्य करने लगेगा, वस्तु का कार्य करेगा अपने पास। तो देखो ये मार्कर इस पृष्ठ के लिए तो प्रतिबिंब हो जाएगा और इस पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो बाद में फाइनल प्रतिबिंब का निर्माण इधर हो जाता है। तो अपन एक ही चीज ध्यान देना है, अब इस पृष्ठ के लिए वस्तु
ये वस्तु हो जाएगी। तो ये I1 जो है ये वस्तु हो जाएगी। यहां से प्रकाश की किरण यूं चलेगी, ये N2 हो गया, क्योंकि इसके लेंस के अंदर बन रहा है ये प्रतिबिंब, तो N2 हो गया। अब प्रकाश की किरण N2 से किस में जाएगी, N1 में। प्रतिबिंब जो है वो इस जगह पर बन जाता है। ये यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। दूसरे पृष्ठ के लिए तो I2 लिख दिया अपन ने। I2 किसके बराबर मान लिया अपन ने, I के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। ये प्रकाश की किरण यूं चलेगी, इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र यहाँ पर हो जाएगा, तो वो C2 हो जाएगा। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। ये प्रतिबिंब किसके लिए है, पहले पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा तो U2 हो जाएगा, और U2 किसके बराबर हो जाएगा, V1 के बराबर हो जाता है। देखो भाई, केवल डायग्राम टिपिकल है, बाकी इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है ये। जैसा एक खिड़की, तो अब देखो ये U2 जो है किसके बराबर हो जाएगा, V1 के बराबर। दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी V2 मान ली, और V2 किसके बराबर ले लिया अपन ने, V के बराबर। डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी इसका डेरिवेशन जो होगा बहुत ही इजी आएगा, अभी अपन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन एक काम करें, ये दोनों जो है ना, ये एक ही लेंस के हैं, अपने पास दो पृष्ठ है, एक पहला पृष्ठ है, एक दूसरा पृष्ठ है। तो इन दोनों को मिला के एक डायग्राम बना दो, ऊपर बनेगा वो। देखो दोनों मिला के एक डायग्राम कैसे बनेगा, एक बार चलें। ये देखो, ये O हो गया, तो U1 बराबर U हो गया, ठीक है। पहले पृष्ठ के लिए अगर प्रतिबिंब बनता तो I1 पर बनता, प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाती, V1 हो जाती। ये प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का, तो U2 मान लिया अपन ने। और अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा दूसरे पृष्ठ के लिए बनेगा, तो V2 किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर। और I2 बराबर क्या मान लिया अपन ने, I। पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर हो गया, और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र इस साइड में हो गया, तो इधर वाली दूरी R1 हो गई, ये R2 हो गई। प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन होता है। कितने बार अपवर्तन होता है प्रकाश की किरण का, इसमें 2 बार अपवर्तन। कैसे, पहले प्रकाश की किरण N1 से किस में जाएगी, N2 में, फिर N2 से किस में जाएगी, N1 में। तो पहले विरल से सघन में जाएगी, और बाद में सघन से विरल में चली जाती है। डायग्राम समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है आप मैसेज कर दें, कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आए तो ये दोनों डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक डायग्राम ही पर्याप्त है। ये दोनों डायग्राम तो मैंने इसलिए बताए हैं ताकि अपने पास इन दोनों से मिलकर वो बनता है, तो उसकी व्याख्या के लिए दोनों डायग्राम बनाए जाते हैं। अदरवाइज आपको केवल एक ही डायग्राम याद रखना है, ये वाला, और इसी से काम हो जाएगा। इससे यूं भी चलें, ये प्रकाश की किरण चली, 2 बार अपवर्तन हुआ, यहाँ प्रतिबिंब बन गया। ये डैश डैश करके क्यों लिया है, अगर ये दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो केवल पहले पृष्ठ के कारण जो प्रतिबिंब बनता वो कहां पर बनता, I1 पर बनता। I1 पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब होगा, दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। बस इस टॉपिक में अपने को केवल एक चीज ही ध्यान रखनी है कि पहले पृष्ठ के कारण बनने वाला प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। बाकी डेरिवेशन जो लेंगे उसमें डायग्राम का कोई महत्वपूर्ण यूज नहीं आएगा। हाँ भाई, ऑडियो बंद कर देना, जिसने भी ऑडियो चालू कर रखा है ना बेटा, ऑडियो एंड वीडियो सब बच्चे बंद रखें, ठीक है। प्रवीण, ऑडियो एंड वीडियो बंद कर देना भाई। नेक्स्ट अपन चलें। सबसे पहले कल जो पढ़ाया था
गोलीय पृष्ठ के लिए कल ये पढ़ाया था n2 माइनस n1 अपॉन r बराबर n1 अपॉन माइनस u प्लस n2 अपॉन v। कल फाइनली यहां तक आए थे अपन। अब अपन चलते हैं, प्रकाश की किरण वही एक से किस में जा रही है, दो में, तो ये एक से किस में जा रही है, दो में। तो इसके लिए अपन सबसे पहले यहां से चलें, प्रथम पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए क्या होगा, प्रथम पृष्ठ के लिए n2 माइनस n1, कुछ नहीं करना है, ये r1 लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, n1 अपॉन माइनस u1 प्लस n2 अपॉन v1। बस ये फर्स्ट 1 1 1 किया है अपने पास, क्योंकि पहले पृष्ठ के लिए है तो एक 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 कर दिया इसमें। आगे अपन चलें, u1 जो है वो किसके बराबर लिया है मैंने, u के बराबर लिया है, से ये रख दो इसमें, तो n2 माइनस n1 अपॉन r1 इज इक्वल टू n1 अपॉन माइनस में u अपॉन n2 अपॉन v1, समीकरण नंबर 1। आगे बढ़े अपन दूसरे पृष्ठ के लिए। सेकंड पृष्ठ के लिए क्या रहेगा, देखो कुछ नहीं चेंज करना है भाई, n2 माइनस n1 है, इसमें क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 हो जाएगा। बहुत इजी तरीका है इसको याद रखने का, एक की जगह 2 लिख दो और 2 की जगह 1 लिख दो, बस इतना सा चेंज करना है। 1 की जगह 2 लिख दो और 2 की जगह 1 लिख दो, बाकी अपने को इसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। तो क्या आएगा यहाँ से, देखो देखे बताओ, n1 माइनस n2 अपॉन बोलो r2 इज इक्वल टू n2 अपॉन, यहां से देख लो, माइनस में u2 प्लस n1 अपॉन v2, ठीक है। अब अपन चलें, थोड़ा सा फेरबदल कर लेता हूं, इसको n2 माइनस n1 लिख देता हूं मैं, तो ये हो गया, माइनस बार ले लूं, n2 माइनस n1 अपॉन r2 इज इक्वल टू n2 अपॉन माइनस में u2 प्लस n1 अपॉन v2। बस थोड़े से चेंज ये करने हैं अपने को, u2 किसके बराबर है, v1 के बराबर है, v2 किसके बराबर है, v के बराबर है, ये रखना है। बाकी अपने को डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डायग्राम एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें भाई, उसके बाद में मैं डायग्राम इरेज करूंगा, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन डायग्राम मिटा देते हैं। चलो जी भाई, देखो भाई ये लिखना है अपने को, v2 किसके बराबर है, v के बराबर है, u2 किसके बराबर था, v1 रखने पर क्या आएगा, n2 माइनस n1 अपॉन r2 इज इक्वल टू n2 अपॉन माइनस v1 प्लस n1 अपॉन v, समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं करना है, 1 और 2 का टोटल करना है भाई, जोड़ना है। तो समीकरण 1 व 2 का योग करने पर, देखो योग करेंगे तो n2 माइनस n1 इसमें भी है तो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 बराबर, बाकी वैसे के वैसे लिख दो सब, तो n1 अपॉन माइनस u प्लस n2 अपॉन v1 प्लस n2 अपॉन माइनस v1 प्लस n1 अपॉन v, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है।
मैं इन दोनों में से n1 कॉमन लेना चाहता हूं भाई, ठीक है ना। क्या कॉमन ले लेते हैं अपन n1। अगर इन दोनों में से n1 कॉमन ले लेंगे तो अपन ये भी लिख सकते हैं n1 कॉमन ले लो, तो ये आ गया अपने पास n2 अपॉन n1 माइनस 1 आ गया समझ में अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करेंगे तो वापस वो का वही हो जाएगा खोलते ही, ठीक है। तो इनमें से ये कॉमन लिया अपन ने, तो n1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 बराबर, इन दोनों में से फिर क्या कॉमन आ रहा है बताओ, n1 माइनस में 1 अपॉन u प्लस में 1 अपॉन v, n1 से n1 कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा n2 माइनस n1, भले ही चाहो तो ये लिख दो अपॉन ये भी रहने दो, चलो अपन एक काम करते हैं, मैं ये लिख देता हूं n21 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ये समीकरण नंबर 3, जहां पर क्या माना है वो भी देख लो भाई, जहां पर n21 किसके बराबर है, n2 अपॉन n1। n2 तो किसका अपवर्तनांक है, लेंस का, n1 किसका है, माध्यम का, उसके चारों ओर जो माध्यम था, तो ये तो हो गया लेंस का अपवर्तनांक, और ये हो गया माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। अब अपन आगे चलें, यदि वस्तु अनंत पर हो तो, वस्तु इनफाइनाइट पर होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है भाई, वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अच्छा फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वस्तु अनंत पर है तो u बराबर माइनस इनफाइनाइट, प्रतिबिंब फोकस पर है तो v किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई मुस्कान ने जवाब दिया है फोकस पर, मयंक ने भी सही है, तो फोकस पर बनेगा, तो v इक्वल टू एफ, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में एक बार मान रखो, इसमें तो क्या आएगा बताओ चलो, n21 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 0 के बराबर हो गया तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में लिखो, तो सूत्र बनेगा 1 अपॉन f बराबर n21 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये लेंस मेकर सूत्र कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर फॉर्मूला इसलिए कहते हैं, अपने आंखों के लिए जो चश्मे बनाए जाते हैं उसमें फोकस दूरी इसी सूत्र की सहायता से ज्ञात की जाती है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई आगे बढ़े, नेट आ रहा है अच्छे से।
चलो भाई आगे चले अपन। देखो ये फॉर्मूला आया 1/f बराबर n21 - 1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अपन ये भी लिख सकते हैं n21 बराबर n लेने पर, ध्यान रख लेना 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है ये। ठीक है, तो n लेने पर 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। देखो भाई लेंस की फोकस दूरी किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है। एक तो वक्रता त्रिज्या पर निर्भर कर रही है, एक अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और माध्यम पर भी निर्भर करती है। फॉर्मूला के लिए भी अप्लाई होता है क्या? हाँ भाई मयंक, जो गोलीय प्रश्न में फॉर्मूला निकाला था ना अपन ने, वो अवतल प्रश्नों के लिए भी लागू है और उत्तल प्रश्नों के लिए भी लागू है, सब के लिए सेम ही लागू है। ये यूं कह सकते हैं कि जैसे अपने पास दर्पण सूत्र होता है ना 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है, तो वो सभी प्रकार के दर्पणों के लिए अप्लाई है। ये सभी के लिए लागू है अपने पास। उसमें प्रतिबिंब जो होंगे अपने पास वो आभासी बनेंगे, इसमें वास्तविक प्रतिबिंबों का निर्माण किया था, तो अंतर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बता देना। नेक्स्ट अपन चलें भाई 1/f इज इक्वल टू n - 1 1/r1 - 1/r2। तो अपन ये कह सकते हैं लेंस की फोकस दूरी, एक तो वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या, पदार्थ के अपवर्तनांक, पदार्थ के अपवर्तनांक व माध्यम पर निर्भर, माध्यम एक और लिख देता हूं, वह प्रकाश के रंग पर, अभी आ जाएगा ये, रंग पर निर्भर करती है। ठीक है भाई, लेंस की फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या, पदार्थ के अपवर्तनांक, माध्यम और प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। जबकि अपन ने पढ़ा था कि दर्पण की फोकस दूरी का मान केवल वक्रता त्रिज्या पर ही निर्भर करता है, अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। देखो वक्रता त्रिज्या आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये रही। पदार्थ के अपवर्तनांक, तो ये रहा सूत्र, अपन जानते हैं n बराबर n2/n1। ये लेंस मतलब पदार्थ हो गया, ये पदार्थ का अपवर्तनांक हो गया, ये माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। तो ये 3-4 चीजें तो सारी इसी में आ चुकी है। एक तो वक्रता त्रिज्या आ गई, उसके बाद में लेंस आ गया, पदार्थ हो गया, माध्यम हो गया, एक बचा है प्रकाश का रंग। क्या बचा है? प्रकाश का रंग। तो देखो रंग को यूं समझेंगे अपन, यहां से ये दो नियतांक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि 1/, समानुपाती क्या हो गया? n के समानुपाती हो गया। ठीक है, तो f समानुपाती 1/n हो गया। अब अपन जानते हैं कि अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। सर्वाधिक अपवर्तनांक कौन से रंग के लिए होता है? मैंने पढ़ाया था बैंगनी रंग के लिए सर्वाधिक, और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग के लिए। तो अपन ये कह सकते हैं एन वॉयलेट इज ग्रेटर देन एन रेड होता है। अतः उल्टा चलेगा अब इसमें, एफ रेड इज ग्रेटर देन क्या होगा? एफ वॉयलेट होगा। क्योंकि देखो विक्रमानुपाती है कि नहीं है अपने पास, तो यहाँ पर देखो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक किससे ज्यादा है? लाल रंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ से विक्रमानुपाती है तो उल्टा कर दो, तो लाल रंग के लिए फोकस दूरी का मान सर्वाधिक होगा और बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी का मान सबसे कम होता है। अपन ये कह सकते हैं अतः है सर्वाधिक व
बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होती है। कई बार पूछा जाता है क्या किसी लेंस की फोकस दूरी का मान प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है? तो आंसर है हाँ, निर्भर करता है। लाल रंग के लिए फोकस दूरी सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होती है। यहां तक का टॉपिक समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत हो तो एक बार बता दो, अदरवाइज फिर मैं आगे के टॉपिक चालू करता हूं। चलें, अब अपन चलते हैं लेंस को द्रव में डुबोने पर। लेंस को द्रव में डुबोने पर क्या परिवर्तन होगा वो अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं। लेंस का वायु में अपवर्तनांक कितना होगा? वायु में फोकस दूरी सूत्र देखो एक बार। लेंस की वायु में फोकस दूरी का सूत्र हो गया 1/n। इसको n लिख लो, चलो -1, ठीक है, और 1/r1 1/r2। इसको चाहें तो अपन ये लिख सकते हैं GA, n ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक है ये अपने पास। और चाहें तो केवल अपन ये भी लिख सकते हैं 1/m बराबर n-1 और 1/r1 1/r2। जहां पर ये ध्यान रखना, n का मान क्या माना है मैंने? Ng/n एयर। कांच का किसके सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा? हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। अगर हवा का अपवर्तनांक अपन 1 ले लें तो उस स्थिति में Ng/1 बराबर केवल क्या लिखा जा सकता है? n ऑफ ग्लास लिखा जा सकता है। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या भाई? वीडियो क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है? विकास ने लिखा है वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बीच में वो नेटवर्क की दिक्कत होने से कभी कभी डिस्टर्ब होता है अभी वीडियो। आ गया? चलो भाई, तो ये लिख दिया। द्रव में लेंस की फोकस दूरी द्रव में क्या होगी बताओ? इसको मैं 1/f' ले लेता हूं भाई, सूत्र यहां से बदलूंगा और 1/f' बराबर ये लिख सकता हूं n-1 1/r1 1/r2। ये समीकरण नंबर 2, जहां पर n' किसके बराबर माना है मैंने? NGL बराबर Ng/nL। ये तो कांच का अपवर्तनांक है, ये द्रव का अपवर्तनांक है भाई। द्रव का अपवर्तनांक मतलब जिस द्रव में अपन ने डुबोया है उसका अपवर्तनांक है। तो अपन ये कह सकते हैं कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो क्या ले लिया अपन ने? NGL ले लिया। ठीक है, तो आगे बढ़े अपन। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, 1 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1/f बराबर n-1 n-1। ये 1/r1 1/r2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, ये कट गए। ठीक है ना, कट गए तो यही बचेगा। f' कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो सूत्र आया f' बराबर n-1 n-1। आ गया समझ में? ये भी तो एक सूत्र तो ये बन गया। f' बराबर ये भी बना सकते हैं अपन n-1 n-1 इंटू किसके बराबर हो जाएगा? f के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन लेता हूं मैं सबसे पहले। Ng इज ग्रेटर देन NL होने पर
एन जी इज ग्रेटर देन क्या होगा, एन एल होने पर कांच का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज्यादा हो तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो दो चीजें हैं भाई, देखो एन का मान तो लिया था एन जी अपॉन एन ए, और एन डैश का मान लिया था एन जी अपॉन एन एल लिया था। अब अपन जानते हैं कि द्रव का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो एक तो एन है तुम्हारे सामने, एक एन डैश है, ठीक है ना। किसका मान ज्यादा होगा और किसका कम होगा, एन का मान ज्यादा होगा या एन डैश का मान ज्यादा होगा। फिर बताता हूं, यहां पर एन जी को किससे भाग दे रहे हो, एन एयर से, मतलब एक से भाग दोगे। द्रव का अपवर्तनांक हवा से ज्यादा होता है, बड़ी राशि से भाग दोगे तो मान में क्या आएगी, कमी आ जाएगी अपने पास। जैसे मान लो कि उदाहरण ले लेते हैं, इसमें तो भाग दे रहे हैं अपन एक का, अगर पानी ले लें अपन, तो पानी लोगे तो एन लिक्विड बराबर एन वाटर ले लें, तो आंसर क्या आएगा बताओ, 1.5 बटे 1.33 आएगा, इसमें 1.5 आएगा, ठीक है। भाग दोगे तो 1.12 आएगा। तो किसका मान कम होगा, एन डैश का मान कम होगा, एन की वैल्यू ज्यादा होगी और एन डैश का मान क्या होगा, कम हो जाएगा अपने पास। ठीक है भाई मयंक, सही बताया तूने आंसर। अब अपन चले यहां से, उदाहरण भी दे दिया अपन ने पानी का, आता है और ये आगे चला गया। हाँ भाई आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो उसी से आगे चल रहा हूं मैं। अतः है क्या लिखेंगे अपन है, एन इज ग्रेटर देन क्या होगा, एन डैश होगा। तो अब देखो एक बार, एन का मान एन डैश से ज्यादा होगा तो ऊपर वाला पद ज्यादा होगा और नीचे वाला पद क्या होगा, कम हो जाएगा अपने पास। तो अपन ये कह सकते हैं एफ डैश अपॉन एफ का मान एक से क्या होगा, ज्यादा। कैसे होगा ज्यादा, देखो एक बार, ये वाला पद ज्यादा, ये वाला पद है कम, तो ऊपर वाला पद ज्यादा हुआ किससे, नीचे वाले से। तो एफ डैश अपॉन एफ का मान किससे ज्यादा हो जाएगा, एक से ज्यादा हो गया। तो एफ डैश ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एफ होगा। अतः है इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है भाई, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लेंस को किसी द्रव में डुबो दिया जाए और लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अगर ज्यादा है तो फोकस दूरी के मान में वृद्धि होती है। क्लियर है, फोकस दूरी बढ़ेगी। एक और ले लेता हूं, एन जी बराबर क्या हो, एन एल होने पर द्रव का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक दोनों क्या हो, बराबर हो। बराबर होगा, एन डैश का मान किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर। ये रहा एन जी अपॉन एन एल, एक के बराबर। ये अगर एक होगा तो सूत्र देखो, एफ डैश बराबर एन माइनस वन, वन माइनस वन इंटू क्या आएगा, एफ किसके बराबर हो जाएगा भाई, अनंत हो जाएगी। तो इस स्थिति में फोकस दूरी अनंत के बराबर हो जाती है। इसका मतलब यदि कांच का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक, मतलब लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर होते हैं तो फोकस दूरी अनंत हो जाती है। मतलब प्रकाश की किरणें कहां पर जाके इकट्ठी हो जाएगी, अनंत पर जाके इकट्ठी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय लेंस कांच की पट्टिका की भांति व्यवहार करता है। बाकी डिटेल जो है कल बता दूंगा, टाइम होने वाला है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।